हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो मैकेनिक्स का चैप्टर वर्क पावर एनर्जी का प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम का पार्ट फर्स्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रॉब्लम्स में फ्रिक्शन के लिए क्वेश्चंस कर चुके हैं। उसके अलावा हमने क्वेश्चंस किए सर्कुलर मोशन के। उसके अलावा हमने क्वेश्चन किए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के। एंड आई होप वो जितनी भी सीरीज़ थी, जितने भी चैप्टर्स थे, उनके जो क्वेश्चन थे, आपकी जो प्रिपरेशन है IIT JEE की, उसके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। जब भी आप उन लेक्चर्स को देख रहे होंगे, वो जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे और होने वाले हैं। तो उसी कड़ी में ये जो लेक्चर है वर्क पावर एनर्जी का, इसमें भी हम आपके लिए कुछ बेहतरीन प्रॉब्लम्स लेके आने वाले हैं, जिसके भी जैसे कि वो लेक्चर्स थे जो कि 4 या 5 पार्ट में ख़त्म हुए थे, वैसे ही इस सीरीज़ को भी, यानी कि ये जो चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी को, इसको भी हम लगभग 4 से 5 पार्ट में करने वाले हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करें उसके पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये बेनिफिट पहुंच सके और आपके साथ साथ उन लोगों का प्यार भी हमें मिल सके। आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है कि हम आप लोगों के लिए और ज़्यादा काम करें और ज़्यादा इस तरह के जो लेक्चर्स हैं वो बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें हमें बोला गया है अ रॉड ऑफ मास m and length L is held vertical. Find its gravitational potential energy with respect to zero potential energy at its lower end. देखो यहाँ साफ साफ कहा गया है, साफ साफ कहानी है कि जो ये वाला एंड है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़ीरो है। तो हमें क्या निकालनी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करें कि ये जो रॉड है जिसकी लेंथ L है, लेट सपोज कि इसका जो मास तो इसका m है, तो L लेंथ के लिए इसका मास कितना है, m है, ठीक है। तो फॉर L लेंथ मास ऑफ द रॉड इज m, ठीक है। तो वन लेंथ के लिए कितना होगा, सो फॉर लेंथ 1 मीटर या 1 यूनिट बोल देता हूं मैं, 1 यूनिट मास ऑफ द रॉड, तो वो मास का रॉड कितना होगा, m/l। अब मैं मान लेता हूं कि यहां से बॉटम से y डिस्टेंस ऊपर कोई एलिमेंट है जिसकी लेंथ कितनी है, dy है, ठीक है। जिसकी लेंथ कितनी है, dy, यानी कि मैंने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया। तो इस एलिमेंट जो dy मैंने लेंथ कंसीडर की है, इस dy लेंथ के लिए अगर मैं मास निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, मेरे को क्योंकि पता है कि 1 यूनिट के लिए मेरा मास आ गया, तो फॉर लेंथ dy मास ऑफ एलिमेंट, तो उसको हम लिख देंगे dm से, और वो किसके बराबर हो जाएगा, m/l और dy, ठीक है। ये मास ऑफ एलिमेंट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर पोटेंशियल, क्या निकालना है, हमें निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, हम इस dm जो मास है, क्योंकि dm मास है तो इस पे ग्रेविटी फोर्स लगेगा जो हमेशा किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, तो dm इंटू जी हो जाएगा। और इसको कितना नीचे लेके जाना है, हमें y डिस्टेंस नीचे लेके जाना है। तो हम यहाँ के लिए क्या निकाल लेंगे, वर्क डन निकाल लेंगे। तो वर्क डन ऑन एलिमेंट बाय ग्रेविटी फोर्स, और ये किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और ये वर्क डन जो है एलिमेंट के लिए हम लिख देंगे dw से, और ये किसके बराबर होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स जो है, वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स होगा dm इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट जो होने वाला है वो कितना होने वाला है, y। तो पूरी रॉड के लिए निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन। तो हम करेंगे इंटीग्रेशन 0 से w और dw, और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से l और dm gy, ठीक है। तो dm जो है उसकी वैल्यू हमने रख दी, कितनी है, m/l gy, और ये 0 से l और dy। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो कांस्टेंट जो है पहले बाहर, m/l बाहर, g बाहर, तो ये इंटीग्रेशन में कौन रह गया, इंटीग्रेशन में रह गया y, तो y dy। तो y dy का जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा y²/2, जो कि बन जाएगा l²/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, mgl/2,
ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा mgl/2। अब यहाँ से एक नोट करने वाली बात है, क्या नोट करने वाली बात है कि यदि कोई रॉड है जो यूनिफॉर्म मास की और यूनिफॉर्म डेंसिटी की है, तो उसके लिए जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाती है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट उसकी क्या ली जाती है, डिस्टेंस ली जाती है। ठीक है, तो फॉर अ रॉड ऑफ यूनिफॉर्म मास एंड डेंसिटी its PE is always taken for its CG मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये एक नोट भी हो गया जिसको आप नोट कर सकते हो। हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे कि ज़्यादातर चेन वाले देखेंगे, जहाँ पर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट उसकी डिस्टेंस को कंसीडर कर लेंगे। फिर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है कि हमने जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं तो हमने L क्यों नहीं लिया, L/2 क्यों ले लिया, है ना। तो ये जो हम करते हैं कैलकुलेशन, वो किसके अबाउट करते हैं, CG के अबाउट करते हैं। तो होपफुली ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आया होगा। इन केस कोई डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। जैसे ही मैं आपकी क्वेरी को देखूंगा वैसे ही आपको रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला है अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L एंड मास M ओवरहैंग्स a smooth table with its 2/3 part lying on the table. Find it the kinetic energy of the chain as it completely slip off the table. देखो जी, तो सबसे पहले तो हम टेबल बना लेते हैं। ये बन गई टेबल, और ये लटका दी यहाँ पे चेन। तो पहले केस में 2/3 है, और यानी कि 1/3 जो पार्ट है वो हैंग कर रहा है, ये 1/3 पार्ट है। तो ये हो गया कितना, L/3, और ये पार्ट जो हो गया वो कितना हो गया, 2L/3। ठीक, और दूसरे पार्ट में ये कम्प्लीटली स्लिप हो जाती है जैसा कि कहा गया है। तो दूसरा पार्ट ये बन गया। टेबल को लेके ऐसे कंफ्यूज मत होना कि साहब टेबल पहले में तो आपने बनाई है ऐसे जिसके पैर इंक्लाइंड है, और दूसरे में आपने बना दी ऐसे जिसके पैर सीधे हैं। तो ये अंडरस्टूड है, भावनाओं को समझो मेरी को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और दूसरे में ये क्या आ गई, पूरी आ गई ना, तो पूरी को नीचे ले आओ। दूसरे में ये दूसरे केस में पूरी नीचे आ गई, यानी कि ऐसे आ गई है। तो पूरी लेंथ हो गई ये कितनी, L हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो चेन का मास है वो कितना है, M है फॉर L लेंथ। तो मास ऑफ चेन इज M फॉर लेंथ कितनी है, L है। तो सिंपल सी बात है कि जो 2/3 लेंथ होगी उसके लिए मास कितना हो जाएगा, 2/3, और जो L/3 होगी उसके लिए कितना हो जाएगा, L/3। तो मास फॉर 2/3 एंड 1/3 लेंथ इज 2/3m एंड L/3m, ये मास हो जाएगा। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पहले केस में हम क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जब उसका 2/3 पार्ट रेस्ट कर रहा है किस पर, टेबल पर, और उसके बाद जब वो कंप्लीटली स्लिप हो गई तो उस केस में हम क्या निकाल लेंगे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, हम इसको लिख देंगे UI, और UI को कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2/3 पार्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1/3 पार्ट। ठीक है, एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे मैं ले लूं। हाँ जी, तो 2/3 पार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2/3 पार्ट U इनिशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh। तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 mg, है ना। और इनिशियली अगर हम रेफरेंस ही इसको ले लें टेबल को, है ना, मैं टेबल को ही क्या ले लूँ, रेफरेंस ले लूँ यहाँ से, यानी कि यहाँ पर हाइट 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, एक मिनट, ये हो जाएगा कितना, 0। और सेकंड केस में जो मास है वो कितना हो गया, m/3 g।
अब देखो, जब जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें बताया था, क्या बताया था कि जब हम जो यूनिफॉर्म अगर मास का केस है कोई और यूनिफॉर्म डेंसिटी का, तो हम उसमें जो उसकी लेंथ है वो उसके ग्रेविटेशनल सेंटर के अबाउट कंसीडर करते हैं। तो ये जो L/3 पार्ट है, इसको अगर हम इंडिविजुअली माने तो इसका जो ग्रेविटी सेंटर है वो कहाँ पर आएगा, इसके हाफ पर। ठीक है, इसका जो ग्रेविटेशनल सेंटर आएगा, जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहाँ आएगा, इसके आधे पर। एक मिनट रुको यार, ये क्या हो रहा है, इसके हाफ पर आएगा। ठीक है, हाफ लाइन ये हो गई। तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस हो गई, ये L/6 सॉरी, L/6 हो गई। तो ग्रेविटेशनल जो डिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे ग्रेविटेशनल सेंटर से वो कितनी होगी, L/6 होगी। अच्छा, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रही है तो इसको हम क्या लिखेंगे, -L/6। क्या लिखेंगे, -L/6। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, -L/6। तो इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी m/6, ये 18 हो गया GL, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये तो हो गई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब निकाल लेते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल PE, तो फाइनल PE के केस में क्या होगा, जो हैंगिंग पार्ट है उसकी वजह से आएगी केवल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हैंगिंग पार्ट, तो हैंगिंग पार्ट की वजह से कितनी आ जाएगी, अब इसका पूरा मास कंसीडर होगा क्योंकि पूरा का पूरा नीचे चला गया। तो ये होगा mg, और ग्रेविटेशनल सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, L/2, और हम नीचे जा रही है तो हम ले लेंगे माइनस, तो ये हो जाएगी -mg L/2। ठीक है, कितनी हो जाएगी, -mg L/2। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, UF माइनस UI। तो UF जो है वो कितना है, -mg L/2, और UI जो है कितना है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस m/18 और GL। तो कॉमन मेरे को कितना दिख रहा है, कॉमन आ गया mgl, और जो LCM है, LCM आ जाएगा कितना, 18 LCM आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस का, और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -8 mgl/18। ठीक है, -8 mgl/18। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 4 mgl/9। अब हमें पता है जो वर्क डन है, सिंस वी नो दैट जो वर्क डन है वो बराबर होता है माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहाँ से जो वर्क डन है वो किसके बराबर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 mgl/9। और हमें ये भी पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम है, उस वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो W है वो बराबर होता है डेल्टा K के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना आ जाएगा, 4/9 mgl। ठीक है, चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना आ जाएगा, 4/9 mgl। और यही हमें पूछा गया था कि क्या बताना है, हमें बताना था काइनेटिक एनर्जी। तो कितना आ गया, 4/9 mgl। ठीक है, तो होपफुली ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। और कोई डाउट अगर आपको लग रहा है, कहीं भी कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ मेरे को आप ये जो अपना क्वेरी है या जो भी आपकी डाउट है वो कमेंट में लिख के भेजो। जैसे ही मैं उसे देखूंगा उसे रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ ब्लॉक स्लाइड्स अलोंग अ ट्रैक फ्रॉम वन लेवल टू हायर लेवल बाय मूविंग थ्रू एन इंटरमीडिएट वैली। ठीक है, इंटरमीडिएट वैली कौन सी हो गई, ये वाली, ये जो गड्ढा सा दिख रहा है ना, ये इंटरमीडिएट वैली हो गई। द ट्रैक इज फ्रिक्शनलेस अंटिल द ब्लॉक रीचेज द हायर लेवल। जब तक ब्लॉक हायर लेवल पर नहीं पहुंच जाता, ट्रैक क्या रहता है, फ्रिक्शनलेस रहता है। देयर इज अ फ्रिक्शन फोर्स स्टॉप्स द ब्लॉक डिस्टेंस d। जब ये हायर लेवल पर पहुंच जाता है तो वहां पर उस फ्रिक्शन की वजह से काम करता है फ्रिक्शन फोर्स, जो कि उसको d डिस्टेंस पर रोक देता है। इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, v0। हाइट का जो डिफरेंस है वो है 1.1 मीटर। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.60। तो d निकालना है हमें। देखो साहब, अब इसको करेंगे कैसे, हम कंसीडर कर लेते हैं 2 पॉइंट।
एक पॉइंट कंसिडर कर लिया मैंने ये ए, और एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ बी। तो हम लगाएंगे यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इस लाइन को मैं रेफरेंस लाइन कंसिडर कर लेता हूँ, ये वाली लाइन को। तो ये वाली लाइन को अगर मैं रेफरेंस लाइन कंसिडर कर लेता हूँ तो ए पॉइंट पर जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। और उसके अलावा तो कोई एनर्जी हैगी होगी नहीं आगे। क्यों? क्योंकि मैंने इसी पॉइंट को क्या कर लिया? रेफरेंस लाइन कंसिडर कर लिया। इसको रेफरेंस लाइन कंसिडर कर लिया तो यहाँ पर खड़े हैं, तो यहाँ पर ही पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। तो ए पर केवल और केवल कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल्स टू, अब यहाँ पर फ्रिक्शन तो है नहीं, तो यहाँ पर कुछ है नहीं। अब यहाँ से सीधा ऊपर जा रहे हैं, कितना ऊपर जा रहे हैं? बी तक जा रहे हैं। तो बी पर हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, एनर्जी एट ए इक्वल्स टू एनर्जी एट बी। अब बी पर कौन कौन सी एनर्जी होगी? देखो, यहाँ से और यहाँ आए हो, यहाँ से यहाँ आए हो, तो इसके पास कौन सी एनर्जी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। तो ये कितना हो गया? mgh, है ना। और उसके बाद इस यहाँ से और यहाँ चल रहा है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जाएगा, अपने आप तो जाएगा नहीं। अब यहाँ पर क्योंकि लग रहा है फ्रिक्शन, तो हमें फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। तो वो काम किसके बराबर होगा? वो काम बराबर होगा फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि कितना हो गया? डी। तो ए पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये हमें गिवन है, mgh हो गया। और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कैसे कैसे निकालेंगे? यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक जब आ जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है? म्यू एन। और एन किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। भाई ये उसके बराबर हो जाएगा ना, mg। तो ये बराबर हो जाएगा म्यू mg इंटू डी। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो m हर जगह से क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास? वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh प्लस क्या बचेगा? 2 म्यू जी इंटू डी। अब यहाँ पर अगर वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करो तो वी नॉट जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 6। तो ये हो जाएगा 36 इक्वल्स टू 2, जी की वैल्यू लेते हैं हम 10, एच की वैल्यू कितनी है? 1.1। तो इसको फिर रख देते हैं यहाँ पर 1.1, फिर 2, म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.60, जी कितना हो गया? 10, और डी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया 36, ये हो गया 20 इंटू 1.1, तो ये कितना हो गया? 22 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये हो गया 6, और 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, और ये डी। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 14 इक्वल्स टू 12d। तो d इक्वल्स टू हो जाएगा 14/12, ये आ जाएगा कितना? 1.2 मीटर। तो ये ब्लॉक जो है कितनी डिस्टेंस बाद जाके स्टॉप हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.2 मीटर पर जाकर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो अपने जो भी क्वेरी है, अपना जो भी डाउट है उसको कमेंट में लिखकर भेज दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला है व्हाट कांस्टेंट फोर्स P इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द 50 kg body which starts from rest to a velocity of 10 meter per second in 7 meter, neglect friction। देखो सबसे पहले तो इसमें अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ये तो हो गया mg cos थीटा, और ये हो गया क्या? mg sin थीटा। और इसके अलावा जो इनका मेन जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो mg नीचे की तरफ लगेगा। और इसी तरह से इस p के कंपोनेंट कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना? p cos थीटा, और ये हो जाएगा कितना? p sin थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? p cos थीटा, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका, ये हो जाएगा कितना? p sin थीटा। तो सबसे पहले तो हम वर्क डन निकाल लेते हैं, किसकी वजह से? p cos थीटा की वजह से और mg की वजह से। तो वर्क डन ऑन द ब्लॉक ड्यू टू फोर्स P cos थीटा। तो वर्क डन जो है वो किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना हो गया है? फोर्स हो गया P cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 7 का।
थीटा जो एंगल है उसकी वैल्यू हमें 30 डिग्री दे रखी है, तो ये हो गया पी, है ना, और कॉस ये कितना हो गया 30 डिग्री इंटू 7। तो इसको सॉल्व करोगे तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस 30 आ गया है √3/2, तो √3/2 इंटू 7, इसको मैंने लिखा फर्स्ट, और ये W फर्स्ट हो गया। सिमिलरली हम वर्क डन निकाल लेंगे किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो सिमिलरली वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन कैसे निकालोगे, ये तो डायरेक्ट नीचे आ रहा है ऐसे, तो हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए। तो ये वाली डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, यहाँ बना देता हूँ मैं। ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये जो है ये 7 मीटर है, जिसको हाइपोटेन्यूज बोल रहे हैं, ये हो गया एंगल 30 डिग्री, तो ये डिस्टेंस चाहिए। तो साइन 30 डिग्री इक्वल होगा किसके, 7 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको परपेंडिकुलर को मान लो मैं k लिख देता हूँ, तो ये k अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 7, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 साइन 30 डिग्री। तो वर्क डन जो इसकी वजह से कितना हो जाएगा, W2 इक्वल्स टू mg इंटू k डिस्टेंस। तो mg जो डिस्टेंस है, mg का mg लिख दिया, और k डिस्टेंस कितना हो गया है 7 साइन 30 डिग्री। अब जो बॉडी है वो 50 kg की है, तो W2 की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी 500 इंटू 7 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 225 इंटू 7, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। तो नेट जो वर्क डन है, नेट वर्क डन वो किसके बराबर हो जाएगा, W1 प्लस W2। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे वो देख लेते हैं। अब इसके बाद हम लगाएंगे कि इसमें क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। नाउ अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जब इस पर लगाओगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि जो वर्क डन है वो किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन जो है वो किसके बराबर, W1 प्लस W2, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, 1/2 mv² माइनस 1/2 mvi²। W1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, p√3/2 इंटू 7, तो ये कितना हो गया p√3/2 इंटू 7, प्लस W2 जो है वो कितना है 225 इंटू 7, 225 इंटू 7। फाइनल वेलोसिटी हमें दी हुई है ये 50, कितनी दी हुई है 10 दी हुई है ना। फाइनल वेलोसिटी हमें दी हुई है 10, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो ये हो गया 100 और ये हो गया 0, तो ये कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो, देखो p इंटू √3 प्लस 500, 7 कॉमन आ गया, 2 से मैंने क्या करा है मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को ना, तो 2 से फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 50 और इंटू 100। ठीक है, तो फर्दर सॉल्व करोगे इसको तो ये कितना आएगा p√3 प्लस 500 इक्वल्स टू 50 इंटू 100 अपॉन 7, और p√3 इक्वल्स टू 500 इंटू 10 अपॉन 7 माइनस 500, तो p√3 इसमें से कॉमन दिख रहा है मेरे को 500, ये बच गया 10 अपॉन 7 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 3/7, और ये हो गया p√3। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ से p इक्वल्स टू 500 इंटू √3 अपॉन 7, तो 7 से इसको डिवाइड किया तो कितनी बढ़ गया 7, एक बच गया 7 1 जा 7, और फिर लगाया पॉइंट, और 7 1 3 ये 4, और फिर बचा 2 और √3, और इसको जब √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 129.5। तो फाइनल आंसर जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 129.5 न्यूटन। ठीक है, चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें बोला है फिगर शोज अ फ्रिक्शनलेस रोलर कोस्टर
of mass m tops the first hill with speed v naught. How much work does the gravitational force d naught 4 f naught होगा ये on it from the point to point A, point B and the speed at point C. तो हमें क्या क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है A पॉइंट पर, B पॉइंट पर और C पॉइंट पर निकालनी है क्या स्पीड। करेंगे कैसे, देखो रेफरेंस मान लेते हैं इस पॉइंट को, यहाँ इसी पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को रेफरेंस मान लेते हैं। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम सारे काम करेंगे। तो सबसे पहले ए पॉइंट पर हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन एट पॉइंट ए, तो वर्क डन एट पॉइंट ए पर निकालना है। तो क्या होगा, इसका वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगेगा नीचे, तो फोर्स कितना हो जाएगा mg, और ये कितनी हाइट नीचे आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक है h हाइट, तो ये हाइट कितनी होगी h/2, और आ भी रहा है किसकी, फोर्स की डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि हम लिखते हैं fs cos थीटा, है ना। तो फोर्स यानी कि mg जो फोर्स है और जो डायरेक्शन है फोर्स की h/2, कॉस कितना है इनके बीच का 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg h/2। भाई mg फोर्स लग रहा है s से और h/2 डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया ना। अच्छा, ये तो हो गया किस पर, वर्क डन ए पर। फिर निकाल लेते हैं किस पर, वर्क डन कहाँ पर, बी पर। तो वर्क डन एट बी, तो बी पर जब वर्क डन निकालोगे तो ये और ये दोनों सेम लेवल पर हैं, यानी कि हम वहीं पर खड़े हैं, तो रेफरेंस पर ही खड़े हैं, तो ये 0 हो गया, तो वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया। फिर हम निकाल लेते हैं कहाँ पर, वर्क डन, वर्क डन नहीं, फिर हमें एनर्जी वेलोसिटी निकालनी है सी पर। तो सी पर वेलोसिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको मैं लिख देता हूँ, ए हो गया ना, इसको मैं एल लिख देता हूँ। तो एल पर एनर्जी बराबर कहाँ पर, सी पर एनर्जी, ठीक है। तो वेलोसिटी नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। एनर्जी एट एल इक्वल्स टू एनर्जी एट सी। तो एल पर कौन कौन सी एनर्जी, देखो एल पर तो एनर्जी होगी कौन सी, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, जो कि कितनी होगी, एल पर जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होगी। और सी पर जो एनर्जी होगी वो कौन कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, और कौन सी होगी, वो होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी, जो यहाँ पर वेलोसिटी आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है यहाँ पर, तो उसको लिखेंगे हम माइनस mgh, और जो वेलोसिटी हो जाएगी सी पर वो कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। भाई डिक्रीज कैसे हो रही है, अगर मैं वर्क डन निकालूं सी तक तो वो कितना आएगा, mgh आएगा, और क्योंकि जो वर्क डन है वो बराबर होता है माइनस ऑफ डेल्टा यू के, तो यहाँ से मेरे को पता लग रहा है कि u जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस w के बराबर हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है, माइनस mgh लिखा है। तो यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर के, और प्लस mgh के। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये वेलोसिटी आ गई कौन से पॉइंट पर, सी पॉइंट पर वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के लेक्चर के वर्क पावर एनर्जी के, जो कि आपकी प्रिपरेशन जो है IIT JEE की, या अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल होंगे। लेक्चर को पसंद कर रहे हैं, कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों तक भी इन चीज़ों का बेनिफिट पहुंच सके। आपका जो प्यार है, आपके फ्रेंड्स का प्यार है, वही हमें मोटिवेट करता है कि हम और ज़्यादा इस तरह के लेक्चर्स बनाएं और ज़्यादा आपके लिए काम करें। तो मिलते हैं वर्क पावर एनर्जी के एक नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।